नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। देश में नई नई सरकार है, भले ही मामला गठबंधन वाला है, लेकिन अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं वो पॉजिटिव हैं। FY24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% है, जिसने आर्थिक जानकारों को खुश कर दिया है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट ग्रोथ भी बेहतर है, डिटेल में उसका आगे जिक्र करेंगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में स्थिरता दिखी है, ब्याज दरों को 6.5% पर स्थिर रखा गया है। ये कुछ संकेत हैं जो कम से कम अर्थव्यवस्था की सेहत का हाल बता रहे हैं। क्योंकि हमारा शो प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इस हाल में हुए ये भारी भरकम बदलाव रियल्टी सेक्टर पर क्या असर डालने वाले हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इन बदलावों को कैसे देख रहे हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर नई सरकार से क्या उम्मीदें लेकर चल रहा है और ये सेक्टर कैसे रिएक्ट कर सकता है, इन्हीं बातों पर फोकस करने का समय है। तमाम सवाल हैं और उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स। सबसे पहले उनसे परिचय आपका कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल। हमारे साथ ध्रुव अग्रवाल हैं, ग्रुप CEO हाउसिंग, प्रॉपटाइगर, मकान.com। और हमारे साथ हैं अरविंद नंदन, MD सेविल्स इंडिया। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका प्रदीप सर, ध्रुव सर और अरविंद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल प्रदीप जी आपके पास आएंगे। जाहिर तौर पर ये जो बड़े बदलाव हैं उनका सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा, डेवलपर्स पर पड़ेगा। तो नई सरकार है, बीते दिनों जीडीपी के आंकड़े आए हैं, एमपीसी में भी स्थिरता दिखी है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर्स या फिर कहें डेवलपर्स क्या उम्मीदें कर रहे हैं नई सरकार से? नमस्कार दीपक जी, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने ठीक कहा, नई गवर्नमेंट, एक एनर्जी है। और ऑफ कोर्स रियल एस्टेट ऑलरेडी एक ऊंचाई पर चल रहा है। जो मुझे लगता है कि जिस तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, खास करके अगर आप लास्ट जो एंटरिम बजट था उसकी बात करें तो उसके अंदर एक मिशन गवर्नमेंट का था कि विकसित भारत की हम बात करें कि 2047 में भारत एक विकसित भारत की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट पर से ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ऑफ कोर्स चाहे जीडीपी नंबर्स हो या आज की जो आरबीआई की जो नंबर्स आए हैं, जो भी मेरा मतलब उन्होंने रेट्स रखे हैं वो सिमिलर हैं, वो कहीं ना कहीं एनकरेज कर रहे हैं। देखिए, रियल एस्टेट के अंदर डिमांड नो डाउट हर सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा है। इस वक्त सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो जितनी भी यूनिट्स आज अवेलेबल है मार्केट में, मुझे लगता है या तो वो ऑलरेडी बिक चुकी हैं या कहीं ना कहीं बिकने की तैयारी में है। रही बात कस्टमर की, तो मुझे लगता है कस्टमर ऑफ कोर्स जो भी इलेक्शंस थे, अगर उनको वो थोड़ा वेट एंड वॉच में देखना भी चाह रहा था तो शायद अब उसका माइंडसेट क्लियर हुआ है। सो अब मुझे लगता है कि जो रियल एस्टेट मार्केट है वो आने वाले वक्त में आपको एक कहीं ना कहीं नई ऊंचाई पर दिखाई देगा। और देखिए, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं क्योंकि मुझे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आंकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त का जो इंडिया है वो बिल्कुल आपको अलग नजर आएगा। एक अहम सवाल प्रदीप सर आपसे होगा कि हमने देखा लग्जरी हाउसिंग में बम्पर बिक्री है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पिक नहीं हो पा रहा है। सबको घर वाली बात हवा में है। जो 2022 तक दावा था सबको घर देने का, उसको 2 साल बीत चुके हैं। ऐसे में मास हाउसिंग में और क्या बेहतर करने की जरूरत है? बिल्कुल आपने दीपक जी ठीक कहा। अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम सेगमेंट एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसका। ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड नहीं है या अफोर्डेबल हाउसिंग इस दौरान बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहे। उसके मल्टीपल रीजन है और मुझे लगता है एक फंडामेंटल दो तीन चीजें तो मैं अगर कहूँ तो लैंड प्राइसेस बहुत ज्यादा इस दौरान बढ़े हैं और जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। सो इस वजह से भी कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट के अंदर थोड़े जो लॉन्चेस हैं वो स्लो हुए हैं। और ऑफ कोर्स लग्जरी में डिमांड ज्यादा है, तो जो लोगों का रुझान है, जो डेवलपर्स हैं, उनका जो रुझान है वो ज्यादा से ज्यादा लग्जरी सेगमेंट करने का है। लेकिन जैसे हम कोर से ही मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट में और अफोर्डेबल हाउसिंग में रहे हैं, सो हमारा एक बहुत मेरा मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है गवर्नमेंट से कि जो भी पॉलिसी अभी, क्योंकि जो बजट था लास्ट एंटरिम बजट था, उस एंटरिम बजट में एक बातचीत कही गई थी कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए हम कुछ बहुत बड़ा आने वाले वक्त में करने वाले हैं। और मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं जुलाई वाले बजट के अंदर जरूर मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिए जाएंगे जिससे कम से कम जो उसकी पॉकेट है, जैसे ध्रुव जी ने भी कहा कि जो ईएमआई है उसका बोझ है वो कम नहीं हो रहा है। सो कुछ ना कुछ चाहे स्कीम लाएं सीएलएस जैसी, या और किसी तरीके से, चाहे जैसे होम लोन की इंटरेस्ट के ऊपर जो रिबेट मिलती है वो लगभग 5 लाख रुपए तक उसको इंक्रीज करें। सो ऐसे कुछ मेजर स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे एक कॉमन मैन को उसका घर मिल पाए।
लेकिन उसके साथ साथ कुछ पॉलिसी लेवल के ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ एनकरेज हो सके, या कुछ ऐसे लैंड्स या जो आइडियल लैंड्स हैं गवर्नमेंट के पास वो प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी इंसेंटिवाइज स्कीम लानी पड़ेगी कि जिससे जो डेवलपर हैं ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग और मिडिल इनकम हाउसिंग को लेकर आ पाए। और रही बात बजट के अंदर जो बैलेंस प्रोविजंस की है, मुझे लगता है अगर डायरेक्टली अगर बेनिफिट कस्टमर्स को दिया जा सकता है तो दो चीजें मुझे लगती हैं जो बड़ा सिंपल हैं, जिसके अंदर एक जीएसटी है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उसके लिए जीएसटी को कम से कम हटाया जा सकता है, और दूसरा जो स्टैम्प ड्यूटी जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उसके लिए अगर उसका प्रोविजन कहीं चेंज किया जाए या उसको ऑलमोस्ट जीरो के नियर अबाउट किया जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फर्स्ट टाइम होम बायर को होगा, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि गवर्नमेंट से हमेशा उम्मीद रहती है हमारी। मैं उम्मीद कर रहा हूं जुलाई वाले बजट में कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन आए जिससे जो कॉमन मैन है वो अपने घर का सपना देख सके। ये अहम बात कही आपने कि पहली बार घर खरीदने वालों को अगर राहत मिलती है, मसलन जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलती है, तो शायद लोअर सेगमेंट में भी तेजी दिख सकती है। प्रदीप सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। अंतरिम बजट में हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर था, पीएमएवाई समेत हाउसिंग सेक्टर में योजनाओं को सुचारू रूप से जारी रखा गया था। अब जब गठबंधन की सरकार है, जाहिर तौर पर बिहार और आंध्रा को लेकर भी चीज़ों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। तो जुलाई में जो बजट होगा उसमें क्या हम देखेंगे कि पीएमएवाई ग्रामीण पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है? ये हुई एक बात। इसके अलावा जुलाई में जो बजट आने वाला है उसमें क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी, क्या कुछ फहरिस्त रहेगी आपके पास सरकार से? तो दीपक जी, जो आपने कहा कि ज्यादा जोर ग्रामीण पर होगा अफोर्डेबल हाउसिंग का या नहीं, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि गवर्नमेंट का पहले ही फोकस काफी ज्यादा रहा है वहां पर ग्रामीण पर, और काफी ज्यादा उन्होंने सक्सेस भी इसके अंदर ली है। लेकिन उससे कोई इम्पैक्ट अर्बन एरियाज में आएगा ऐसा कहना मेरे लिए शायद लाजमी नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कोएलिशन गवर्नमेंट भले है लेकिन ये बहुत स्टेबल चलने वाली है, और सभी पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। आप ये मान के चलिए सभी को भारत बनाना है, तो मुझे लगता है इन बातों से सारे सब इन लाइन हैं, और ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है वो शायद और भी खत्म हो जाएगी। रही बात बजट की, तो ऑफ कोर्स वो फेरिस्त बहुत लंबी है। अगर उसके अंदर मैं कुछ थोड़ी सी चीजें भी जिसमें कहूं, तो जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक तो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पूरे देश के अंदर, आप ये देखिए वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जो रियल एस्टेट है उसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का स्टेटस जो काफी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है वो मिलना चाहिए। इवन दो हम हर बजट में कहीं ना कहीं से रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर उम्मीद करते हैं कि शायद नेक्स्ट बजट में आएगा। एंड उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगर वित्त मंत्री जी हमारी बात को सुन रहे हो तो जरूर कोशिश करें, देखें किस तरीके से इसको इंडस्ट्री स्टेटस दिया जा सकता है। और दूसरा खास करके रियल एस्टेट में जो सिंगल विंडो क्लियरेंस जो काफी टाइम से बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहा है, लैंड रिफॉर्म के ऊपर भी काफी ज्यादा बात होती रही है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस एक बहुत बड़ा इसके अंदर गेम चेंजर हो सकता है। और ऑफ कोर्स फेरिस्त बहुत लंबी है जिसके अंदर जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी, जिसके ऊपर मेजरली जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं आपको कि उसके ऊपर दोबारा से विचार करना चाहिए कि जो लोग फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उन लोगों के लिए ये चीजें हटनी चाहिए, और जो सीएलएसएस स्कीम है उसको अर्बनाइज एरिया में फिर से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनकी पॉकेट के ऊपर जो ईएमआई का पड़ने वाला बोझ है वो कम हो सके। तो डेवलपर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं, अगले साल के लिए जीडीपी ग्रोथ और बेहतर दिख रही है। बीते 18 से 24 महीने में प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर आई हैं। इंटरेस्ट रेट कम करने की मांग है क्योंकि दाम अधिक बढ़े तो एंड यूजर बाहर हो जाएंगे, जो कि प्रॉपर्टी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अफोर्डेबल सेगमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है। अपर सेगमेंट में अधिक ग्रोथ दिख रही है लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट सुस्त है, यहां संतुलन बनाने की जरूरत है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेवलपर्स को इंसेंटिव देने की जरूरत है। पहली बार घर खरीदने वालों को जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिले, जो कि प्रदीप सर का कहना है, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ बैलेंस करने की जरूरत है। ये कुछ मांग है और प्रतिक्रियाएं हैं रियल्टी सेक्टर के दिग्गजों की। उम्मीद है नई सरकार में इन बातों पर गौर होगा। प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। ध्रुव सर, प्रदीप सर और अरविंद सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर।